Hello everyone, welcome to Gate Academy. So we were in our earlier we studied our lecture number 6 on most important 500 questions on basic electrical engineering. Okay, so I hope you are enjoying the lectures. आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहे होंगे और आज के हमारे लेक्चर नंबर 7 में टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर लेक्चर नंबर 7. ठीक, तो आज हम लोग अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 7। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, ये जो हमारा सीरीज है ये आपके एसएससी जेई के एग्जाम में, चाहे आपके आरआरबी जेई के एग्जाम में, चाहे आपका जो एमपी ट्रांसको का जो एई का एग्जाम निकला, सभी एग्जाम्स में और किसी भी अन्य एई जेई एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जरूर हेल्प करने वाला है। और क्योंकि हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं मोस्टली बेसिक्स से ज्यादा रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बेसिक्स ज्यादा कवर करने की ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के माध्यम से, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से मैं आपको यहाँ पे अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर से। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडे लेक्चर, लेट मी introduce you with various different courses that are available on Gate Academy platform. So this is it. Okay, now it is visible. ठीक है, तो हम लोग अपने गेट एकेडमी की जो हमारी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। आप किस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं आपको कुछ जो अपने जो टॉप सेलिंग कोर्सेज हैं और जो मोस्ट क्या चाहिए कि जिसकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंक्वायरी होती है उसके बारे में आपको यहाँ बताना चाहूँगा। दैट इज ऑल स्टेट एईजेई एग्जाम्स। जो किसी भी स्टेट की अगर आप एईजेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप पीएसयू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पीएसयू के अंदर जो डिप्लोमा ट्रेनिंग पीजीसीआईएल वगैरह के एग्जाम आते हैं, उन सभी का आपको कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जाएगा। इस कंप्लीट प्रिपरेशन के अंदर आपका जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो तो कंप्लीट कराएंगे ही कराएंगे, साथ ही साथ जो आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, जो नॉन टेक वाला पार्ट है, उस नॉन टेक वाले पार्ट को भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। इसके साथ में आपके जो नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे बहुत सी मतलब डिफरेंट डिफरेंट सी चीजें रहती है, जैसे कहीं पे हिंदी रहता है, कहीं पे हिंदी नहीं रहता है, तो सभी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, हिंदी, इंग्लिश, बाकी जो एक स्टैंडर्ड जीके जीएस में जो चीजें पूछी जाती, सब चीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र और मात्र 777 रुपीज के नॉमिनल से प्राइस में, है ना, और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो अगर आप इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर हमारा ये ऑल स्टेट एजी एग्जाम का कोर्स अवेल कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा एसएससी जेई का प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो एसएससी जेई का जो एग्जाम होने वाला है अक्टूबर के एंड में, उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही शानदार कोर्स निकाला हुआ है जिसका की प्राइस केवल 777 रुपीज रखा है। और इस 777 रुपीज के प्राइस के अंदर हम आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों एग्जाम स्टेज के जो टेक्निकल वाला पार्ट है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि सीबीटी 1 में जो आने वाला टेक्निकल है वो वन लाइनर रहेगा, सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन रहेंगे थोड़े बेटर रहेंगे, थोड़े अच्छे रहेंगे। तो वो सब चीजों को भी हम लोग यहाँ पे अपने इस एसएससी जेई के एग्जाम में कवर कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे गेट एकेडमी की ऐप में या गेट एकेडमी डॉट शॉप की वेबसाइट पे जाकर के हमारे डिफरेंट कोर्सेज के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आरआरबी जेई का जो हमारा अगला एग्जाम है, दैट इज आरआरबी जेई 2025, अगर आप किसी एग्जाम वैकेंसी की वेट कर रहे हैं और वैकेंसी जरूर आने वाली है, तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज जो आरआरबी जेई का जो सिलेबस है काफी वास्ट है। वास्ट इन द सेंस ये नहीं है कि टेक्निकल वाला सिलेबस बहुत बड़ा है, आपका इसमें नॉन टेक्निकल वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ना। तो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट भी आपके लिए उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए टेक्निकल वाला पार्ट है, नॉन टेक एंड टेक। ठीक, इस बार हुआ क्या, ये जो टेक्निकल वाला पार्ट था वो थोड़ा अच्छा था, है ना, अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें, है ना, ट्रिकी थे। तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा क्या हो गए, मतलब सभी की तैयारी ऐसी थी कि यार जैसे लास्ट टाइम थोड़ा सा आया था, थोड़ा सा पेपर क्या चाहिए था, इजी टाइप का था, तो इजी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे भी आएंगे, इस बार भी आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। आदमी सभी को सरप्राइज किया और उस वजह से बहुत सारे बच्चे जो मतलब जनरली प्रिपेयर कर रहे थे उनको काफ़ी डिफिकल्टीज फेस हुई, हाँ। तो ये जो तैयारी है ये आपको क्या करना रहेगा कि कितना आपको टेक्निकल में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सभी चीजें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे हमारे कंप्लीट कोर्स के अंदर। दैट इज सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का कोर्स है हमारा, 777 रुपीज की प्राइस है और इसके अंदर हम आपको जो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सीबीटी 1, सीबीटी 2 हर एक चीज को यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है।
और अगर आप केवल सीबीटी 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट इज आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, मैं काफी दिन से यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ, तो आप केवल और केवल नॉन टेक वाला पार्ट भी ले सकते हैं, जिसको हम लोग आपको 499 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर आप सीबीटी 2 दैट इज केवल टेक्निकल की बात कर रहे हैं, ऑल्दो सीबीटी 2 में नॉन टेक्निकल भी आता है, बट अगर आप केवल टेक्निकल की बात करेंगे तो 499 रुपीज के अंदर ये भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। सभी की वैलिडिटी जो है आपकी 1 ईयर की रहने वाली है। नेक्स्ट इज अवर एमपी ट्रांसमिशन, एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का जो हमारा एग्जाम था, जो एई और जेई की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसके अंदर की हर स्टेट का बच्चा एलिजिबल है। तो इसकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी ने बहुत ही शानदार कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने आपको कंप्लीट कवरेज, सिलेबस कवरेज किया है, दैट इज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट, सभी चीज आपको यहाँ पे बताई गई है, सभी चीज आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आपको यहाँ पे 2000 प्लस 3000 प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, हर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के, टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल के, हर एक चीजों को। कोर्स का लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा। 1 ईयर की कोर्स वैलिडिटी आपको मिलेगी और रिकॉर्डेड लाइव कोर्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। 999 रुपीज प्लस एक नॉमिनल से जीएसटी आपको पे करनी होगी और आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं गेट एकेडमी के साथ। आफ्टर दैट आप सभी जान रहे हैं कि अभी का जो समय है ये अपनी, क्या कहना चाहिए कि ई बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। अभी के समय में ई बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली, आप अपने जेब में रख के घूम सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप ई बुक की बात करें तो गेट एकेडमी आप सभी के लिए जो आपका एसएससी जेई के लिए एग्जाम के रिक्वायरमेंट की सभी चीजें अपने यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है, दैट इज आपके टेक्निकल वाला पार्ट के लिए भी। अगर आप इलेक्ट्रिकल के एस्पिरेंट है तो आपको इलेक्ट्रिकल की ई बुक आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, है ना, मतलब आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप मैकेनिकल के हैं, अगर आप सिविल के हैं, तो आपके लिए वहाँ पे भी ई बुक्स आपके यहाँ पे अवेलेबल है ना। और ये जो ई बुक है जो कि हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्निकल का टेक्निकल पूरा कंप्लीट यहाँ पे कराया है, जो कि आपका 222 रुपीज प्लस एक नॉमिनल से जीएसटी आपको पे करनी है, और आप यहाँ पे एसएससी की ई बुक जो हमारी इलेक्ट्रिकल की है उसको बाई कर सकते हैं। और ये वन ऑफ अ काइंड है, इंडिया की पहली सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज अपना जो हमने यहाँ पे कंटेंट को फिल्टर आउट किया हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एरर फ्री है। बाकी जो एक सब स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं उनके अंदर ठीक है बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बट वहाँ पे क्या रहता है, जो एरर का बहुत ज्यादा इशू रहता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या सही है क्या गलत है, वो सब चीजें थोड़ा देखनी पड़ जाती है ना। बट यहाँ पे आपको उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आप एससीजेई की हमारी जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की ई बुक है उसको भी अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे 2010 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की सभी चीजें यहाँ पे कंपाइल की गई है एक साथ, और ये भी आपको 222 रुपीज प्लस जीएसटी के नॉमिनल से प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और एट दी एंड जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है ये आपके 50 मार्क्स एग्जाम में कवर करता है, और ये 50 मार्क्स आपके एग्जाम में जो होते हैं इसमें बच्चे 30 प्लस भी ला ले तो बहुत, मतलब कहा जाता है कि हाँ काफी अच्छा उसने स्कोर किया। तो ये 30 प्लस लाने के लिए आपको पीवाईक्यूज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज पीवाईक्यूज के बिना आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, मुझे किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है एसएससी के लिए। तो वो सभी चीजें अगर आपको ऐसा कुछ दिमाग में डाउट है, ऐसा मन में आपके डाउट है, तो आप ये हमारी जो ई बुक है इसको अवेल कर सकते हैं, और इस ई बुक के अंदर आपको मिल जाएंगी 2007 से 2024 तक के जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस से, वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी, सभी ब्रांचेस के यहाँ पे क्वेश्चंस अवेलेबल आपको कराए जाएंगे। ओके, and at the end if you are preparing for UPPCL JEE 2025, you can start your preparation with Gate Academy with a price of only 999 rupees, that too including GST, no other extra charges is required to be paid from your end. Okay, चलिए, तो फिर हम लोग यार शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की, है ना, शुरुआत की जाए। और ये पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, 3 रजिस्टर्स हैं, सेटअप देख लूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं बॉटम में। देखो जो क्वेश्चन जो पीपीटी डिजाइन की गई ना, जनरली क्या करते थे हम लोग अपना कॉर्नर में, उस कॉर्नर में राइट, टॉप राइट कॉर्नर में स्पेस छोड़ देते थे ताकि वहां पे मैं आपको दिखूं, बट यहाँ पे नहीं हो पाया है, तो मैं आपको नीचे बॉटम राइट में दिखूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 रेजिस्टेंस है ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम कनेक्टेड इन डेल्टा, इट्स इक्विवेलेंट स्टार, its equivalent star will comprise 3 resistance each of value कितनी। तो सिंपल क्वेश्चन है यार, हमको बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है डेल्टा में, और डेल्टा का जो रेजिस्टेंस है वो आर है ना, डेल्टा में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर है।
अब ये बोल रहा है कि तीनों जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल थे, तो सिमिलरली अगर हम लोग डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, R/3 हो जाती है। और सिंपल एक रिलेशन लिखेंगे तो रेजिस्टेंस इन डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्टार। तो स्टार का 3 होता है डेल्टा का रेजिस्टेंस, है ना। तो बाय दिस लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये नेटवर्क रिडक्शन मेथड जो भी हमारे रहते हैं और जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन हैं वो जरूर आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आपको जरूर इसको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये थोड़ा सा हाइड हो जाएगा मेरी वजह से, मैं आपको बता दूंगा, डिक्टेट कर दूंगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। The flow of current in electric circuit involves discontinuous expenditure of energy। ठीक है, ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होती है उसके लिए आपको डिसकंटिन्यूअस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस एनर्जी आपको सप्लाई करते रहना है, डिसकंटिन्यूअसली आपको सप्लाई करना है, कुछ समय करना है कुछ समय नहीं करना है, बट ऐसे क्वेश्चन का कहना है, ऑप्शन का कहना है। अगला ऑप्शन कह रहा है द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूअस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सेम ही लग रहा है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इन द मैग्नेटिक सर्किट एनर्जी इज नीडेड कंटिन्यूअसली टू मेंटेन द फ्लक्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली हमको रिक्वायर्ड रहती है टू मेंटेन दी फ्लक्स। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है इन द मैग्नेटिक सर्किट एनर्जी इज नीडेड फॉर क्रिएटिंग फ्लक्स इनिशियली बट नॉट टू मेंटेन इट। ठीक है, तो चार ऑप्शन हमारे ये थे। मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ठीक, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि आपको जब इलेक्ट्रिक करंट आपको अगर सर्किट में फ्लो करानी है, यहाँ पे आ जाता हूँ। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूअस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये तो क्या है, बिल्कुल गलत है यार, क्योंकि देखो हमको मालूम है कि हमको अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना है तो कंटिन्यूअस एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट रहती है। बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करती है ये एक्चुअल में क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्लो करेंगे जब आप इसके ऊपर क्या लगाओगे, एक इनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, है ना। ये कहना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी कन्वेंशनल करंट फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आपको हमेशा ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। बट वहीं पे अगर मैं आपकी मैग्नेटिक सर्किट की बात करूं, यहाँ पे मैं अगर आपको मैग्नेटिक सर्किट की बात करूं तो मैग्नेटिक सर्किट के अंदर एज सच कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक मैग्नेट की बात करूं तो ये नॉर्थ है ये साउथ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, उस तरीके से अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअल में कोई चीज का फ्लो नहीं है, जैसे कि करंट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ करता था। बट मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है ये। और ये क्या है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, साउथ को टर्मिनेट हो जाती है। तो एक बार अगर आप ये कह सकते हो कि मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए इनिशियली करंट की जरूरत पड़ती है, बिकॉज अगर मैं एक सोलेनोइड की बात करूं, है ना, एक सोलेनोइड की बात करूं या इवन मैं एक परमानेंट मैग्नेट की बात करूं, तो परमानेंट मैग्नेट एक बार बन गया तो उसके अंदर क्या हम कंटिन्यूअसली कोई एनर्जी या कोई पावर सप्लाई करते रहते हैं क्या? तो नहीं करते, बट स्टिल उसके पास एक मैग्नेटिक फ्लक्स रहती है ना। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, क्वेश्चन हमको यही कहना चाह रहा है कि भाई लास्ट वाला ऑप्शन यही कह रहा है, इन मैग्नेटिक सर्किट एनर्जी इज नीडेड फॉर क्रिएटिंग फ्लक्स इनिशियली। मेरे कारण से नहीं दिख रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। इन मैग्नेटिक सर्किट एनर्जी इज नीडेड फॉर क्रिएटिंग फ्लक्स इनिशियली बट नॉट टू मेंटेन इट, है ना। तो इनिशियली हमको मैग्नेटिक फ्लक्स की जरूरत पड़ती है, हमको एनर्जी सॉरी
मैग्नेटिक एनर्जी सर्किट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बट वो एनर्जी हमको कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि हमको इलेक्ट्रिक करंट के केस में कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड है। अगर आपके करंट को कंटिन्यूसली फ्लो कराते रहना तो आपको इलेक्ट्रिक वहां पे एनर्जी कंटिन्यूसली प्रोवाइड करनी है। बट अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक बार क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आपको जरूरत नहीं है, आप अपनी पावर सप्लाई को हटा भी सकते हो। ओके, तो ये था हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक ये यूपी यूपी के अंदर जो लेक्चर के एग्जाम होते हैं ना, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। विच इज द एट्रीब्यूट ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत ही सिंपल है यार हम लोग के लिए, तो है ना। क्या चीज है जो अपने कौन सी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करता है, दैट इज रेजिस्टिविटी। दैट इज रेजिस्टिविटी, सिंपल सा है, कुछ खास है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड। अगर हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल की बात करें तो रेजिस्टेंस जो रहता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे आपको यहाँ लेंथ ऑफ कंडक्टर भी दिया हुआ है, कंडक्टर ह्यूमिडिटी भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ कंडक्टर दिया है और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दिया है, ठीक है। एरिया ऑफ कंडक्टर ए, लेंथ ऑफ कंडक्टर एल, उसके अलावा कंडक्टर की ह्यूमिडिटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो आपको लगेगा कि भाई सभी चीजें यहाँ पे क्या कर रही है, मैच कर रही है, बस एक ये कंडक्टर ह्यूमिडिटी मुझे कुछ नया सा दिख रहा है। अगर आप इसको जल्दबाजी में जल्दी में इसको आपने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, तो हो जाएगी दिक्कत। क्यों दिक्कत हो जाएगी? बिकॉज ये जो हमारा आंसर है ये गलत है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है रेजिस्टिविटी के बारे में, ना कि रेजिस्टेंस के बारे में। और रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की अगर होगी वो तो केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टिविटी क्या करती है, वेरी करती है। कौन से टाइप का मटेरियल है, थोड़ा सा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, वो बात अलग है। बट मेनली रेजिस्टिविटी जो है, ये रो जो है ये है, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और रो जो है वो मटेरियल, हर एक मटेरियल का अपना डिफरेंट होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको जो आंसर आएगा वो आना चाहिए नन ऑफ दीज, ठीक है। जस्ट a minute। तो आंसर हमारा रहेगा नन ऑफ दीज, और यहाँ से ये चारों के ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत है। नन ऑफ ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नन ऑफ दीज कह लो आप, या टाइप ऑफ मटेरियल कह लो। अगर दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देता वो, या टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल के टाइप पे, या ये चारों ऑप्शन में से, मतलब लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे थोड़े गलत थे। नेक्स्ट, the dimensional formula of ml square t to the power -2 may not correspond to, not correspond to वाला दिक्कत है, बिकॉज आपको चारों के निकालने पड़ जाएंगे फिर। ठीक ठीक है। चलिए, अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो अपना कहना चाहिए कि आप फिजिक्स वाला पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है। आप ये भी कह सकते हो कि ये मेजरमेंट वाले कंसेप्ट का भी पार्ट है, जहाँ पे अपन यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ते हैं। बट अपने को क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है तो यार सॉल्व कर लेते हैं, है ना, क्या दिक्कत है। तो वन बाय वन पहले ही ऑप्शन से शुरुआत कर लेते हैं। पहला हम लोग देख लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो तो अलग चीजें हैं। पहले मास की बात करें तो मास आएगा हमारा केजी में। वेलोसिटी होती है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो केजी किसमें हम लोग एम से शो करते हैं, मीटर दैट इज लेंथ है, और टाइम के अपॉन टाइम है, ये आएगा एम एल टी टू द पावर ऑफ -1, ठीक। तो इस हिसाब से तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बनना चाहिए आंसर। बट एक बार मैं टॉर्क का भी चेक करके देख लूँ। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। मास होता है केजी, केजी होता है एम में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो मीटर हो गया हमारा लेंथ, पर सेकेंड स्क्वायर हो गया 10⁻² इंटू डिस्टेंस, दैट इज हो गया लेंथ। तो ये हो गया ml² T⁻²। तो ठीक है, टॉर्क का ये सही है। वैसे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस वहाँ डिस्प्लेसमेंट, या दोनों के बीच का रेडियस जो भी आप कह लो टॉर्क में। तो टॉर्क और वर्क तो सेम होता है, एनर्जी भी सेम होगा, तो आंसर बिल्कुल सही, दैट इज मोमेंटम। क्योंकि मुझे अभी एनर्जी लगा कि बाई चांस ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन ही गलत है, मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मोमेंटम के लिए केजी मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है, और अगर आप इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे तो mL/(T⁻⁻⁻1) आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कंडक्टिव प्लेट सेपरेशन, कंडक्टिव प्लेट थिकनेस, कंडक्टिव प्लेट एरिया, या नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट। हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन A/D। D क्या होती है यहाँ पे? D होती है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, एप्सिलॉन तो परमिटिविटी है, वो अलग चीज है ना। ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, या ओवरलैप एरिया ज्यादा सही रहेगा, ओवरलैप एरिया। कैपेसिटर में ऐसा नहीं है कि एक प्लेट क्या है, समझ लो 4x4 का एक प्लेट है, दूसरा प्लेट भी कितना है, 4x4 का है। तो जरूरी नहीं रहता कि कैपेसिटर में हर समय वो प्लेट एक दूसरे से ओवरलैप रहे, हो सकता है कोई एक प्लेट दूसरे प्लेट से थोड़ा आगे पीछे हो। तो जितना एरिया एक दूसरे के सामने इन लोग ओवरलैप कर रहे होंगे, केवल उसी एरिया को लिया जाता है, ना कि कोई जो जितना आपका प्लेट का एरिया है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, हम लोग ये प्लेट के एरिया को भी वेरी करके क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इस वजह से जो ओवरलैपिंग जितना एरिया होता है उतने को ही हम लोग क्या करेंगे, अपने कैलकुलेशन में लेते हैं। ठीक, यहाँ पे कहीं पे भी आप ये नहीं देखोगे कि कंडक्टिव प्लेट का सेपरेशन पे डिपेंड करता है, भाई डिपेंड करता है, प्लेट की एरिया पे डिपेंड करता है, भाई डिपेंड करता है, और जो परमिटिविटी थी हमारी ये डिपेंड करती है कौन से टाइप का नेचर ऑफ मटेरियल क्या है। ठीक, किस पे डिपेंड नहीं करता, कहीं भी हम लोग ने प्लेट थिकनेस के बारे में यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं किया, जिस वजह से अपना ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्लियर, चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज। ठीक है, फिजिक्स से क्वेश्चन है, हमसे रिलेटेड नहीं है, बट मैं वो फिर भी बता दूं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो रहता है उसका 0 रहता है। ठीक है, आंसर आपको पता रहना चाहिए, अब कैसे रहेगा वो आपने क्या कहना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा होगा, थर्मो वगैरह के अंदर ये वाला पार्ट आएगा। चलो, नेक्स्ट इज प्री हीटिंग ऑफ वर्क पीस इज एसेंशियल इन वेल्डिंग। प्री हीटिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई दो पार्ट को वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, अब वो वेल्डिंग करने के समय जैसे कि हम लोग अपना जो ओवन वगैरह घर में यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं, उसके अंदर हमको क्या करना रहता है, प्री हीट करना रहता है कि भाई आप खाना कुक करने से पहले उसको क्या कर लो, एक बार प्री हीट कर लो। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग जो वर्क पीस पे काम करते हैं उसको क्या करते हैं, प्री हीट करते हैं। तो वो किस में रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो रिक्वायरमेंट होती है हमको कास्ट आयरन के अंदर। ठीक है, कास्ट आयरन जो रहता है उसके अंदर आपको पहले जो भी, ऐसा नहीं है कि पूरा जो बॉडी है आपको उसको पूरी बॉडी हीट करनी है, जहां पे आप वेल्ड करने वाले उसके आसपास थोड़ा दूर क्या करना रहता है, प्री हीट करना रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कास्ट आयरन इज दी करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो, क्या था यार अपना, जो अपन लोग टर्निंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, जो मतलब मेटल को ग्राइंड, कास्ट कार्बन स्टील। कार्बन स्टील जो होती है हमारी, इस कार्बन स्टील के अंदर भी आपको प्रीहीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइडियल voltage source should have large value of EMF, small value of EMF, zero source resistance या infinite source resistance। तो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास जो रहता है हमारा, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस होना चाहिए, वहां पे सोर्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम लोग जब भी थेवेनिन या नॉर्टन से कोई भी थ्योरम लगाते हैं तो उसके अंदर जब हम कहते हैं ना कि भाई हमारे अपने वोल्टेज सोर्स को क्या करो, आइडियल उसके रेजिस्टेंस से, सोर्स रेजिस्टेंस से उसको रिप्लेस करो, तो हम लोग क्या करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं।
करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं, ठीक है। वहीं पे हम लोग जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है। ये हमको क्या दिखाता है कि जो शॉर्ट सर्किट, दिस मीन्स दैट जीरो रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट दिस मीन्स दैट इनफिनिट रेजिस्टेंस। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर जीरो सोर्स रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 10, विच बल्ब्स ऑपरेट एट लोवेस्ट पावर। अब लोवेस्ट पावर पे अगर कौन सी बल्ब ऑपरेट करती है तो हमारे दिमाग में आता है जनरली जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं नाइट बल्ब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो जीरो पावर वाली बल्ब, है ना। शॉप में जाके कहते हैं कि भैया 0 वाट वाली बल्ब देना। 0 वाट वाली बल्ब का मतलब ये होना चाहिए कि आइडियली वो कुछ भी पावर कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी देते रहना चाहिए, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जनरली क्या रहता है, 0 से लेके 0.5 5 5 10 तक के इसमें रहता है ना वोल्टेज, ठीक। लेकिन जो सबसे कम होता है वो हमारा होता है टॉर्च बल्ब के अंदर, ठीक। तो हमको नाइट बल्ब आंसर नहीं है हमारा, हमारा आंसर क्या रहेगा, टॉर्च बल्ब रहेगा। और टॉर्च बल्ब में कितना रहता है, तो टॉर्च बल्ब में काफी कम होता है, 0.25 वाट। तो 0.25 वाट पावर कंज्यूम करता है। नियॉन बल्ब जो रहते हैं वो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, 100 से लेके आपको 140 तक के देखने को मिल जाएगा, है ना। जो जीएलएस होता है हमारा, इसमें भी आपको 40 वाट तक के देखने को मिल जाएगा। नाइट बल्ब जो आपकी रहती है ये आपको 5 वाट तक के देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 3 से लेके 5 वाट तक के आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो जो सबसे लोवेस्ट आपका जो पावर कंज्यूम करता है वो होता है हमारा टॉर्च बल्ब, जो कि होता है 1/4 ऑफ अ वाट, दैट इज 0.25 वाट। क्लियर। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम्ड, यार थोड़े से लग रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है ना, यूडब्ल्यूटी के क्वेश्चंस आ गए हैं बीच में, पर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पढ़ना उसे भी है ना। यहाँ पे भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम्ड इन केस ऑफ। तो ये तो हम लोग डायरेक्ट कैसे पता है भाई हमको, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड रहता है वो कंज्यूमेबल नहीं रहता, टीआईजी वेल्डिंग। हाँ, नेक्स्ट इज हीट जनरेटेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस। हीट जनरेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, फॉर्मूला सबसे पहले लिखो, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये होता है हमारा क्या, पावर डिसिपेटेड या जो भी है इंटू टाइम जब हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, कितनी एनर्जी हम लोग ने यहाँ पे डिसिपेट की। नेक्स्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर थ्रू इट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट तो है, बट वो स्क्वायर ऑफ करंट है, ना कि करंट है केवल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन था, आई स्क्वायर आर टी हमारा फॉर्मूला होता है, और आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग जो हमारा हीट जनरेट हो रही है वो बेसिकली क्या होती है, स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट होती है। हाँ, जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी और जितनी ज्यादा देर के लिए करंट फ्लो होगी उतना ज्यादा आपका हीट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से यार वेल्डिंग कोई बात नहीं, फॉर आर्क हीटिंग इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ। आर्क हीटिंग इलेक्ट्रोड में या तो हम लोग कार्बन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, है ना। और अगर कार्बन नहीं मिल रहा है तो ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट एक टाइप ऑफ ही कार्बन है, तो इस वजह से मुझे पता है ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, ठीक है ना। आर्क हीटिंग के अंदर होता क्या है, हम लोग जो बॉडी है और जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसके बीच में एक छोटा सा गैप बना के रखते हैं, और हाई वोल्टेज उसमें अप्लाई करते हैं ताकि उसके बीच में क्या हो, आर्किंग, ठीक है ना। और जो आर्किंग होगी वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, जिससे हमारा जो भी मटेरियल रहेगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, वेल्डिंग का प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बन या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम लैंप आर यूज्ड इन। सोडियम लैंप जो कि होते हैं मोनोक्रोमेटिक, मतलब येलोइश आपको कलर देते हैं, है ना। स्टार्टिंग में पिंक, स्टार्टिंग में जैसे आप ग्लो करोगे तो पिंक, और थोड़े देर बाद जो हमको इसका कन्वेंशनल कलर देखने को मिलता है वो येलो कलर देखने को मिलता है। और ये जो येलो कलर रहता है आपके सब जगहों के, पुराने समय में जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हुआ करती थी वहां पे हमको येलो कलर की ये देखने को मिलती थी लैंप्स, है ना। तो वो स्ट्रीट लाइट्स के अंदर हम लोग सोडियम लैंप्स का यूज करते हैं, ठीक है। इवन आपको पता है कि जैसे कि हम लोग ये जो अभी के समय में जो हमारे क्या कहना चाहिए, एलईडीज वगैरह यूज करते हैं, और जो हमको पढ़ने के लिए मतलब रीडिंग वगैरह के लिए जो एलईडीज रहती है उतनी अच्छी नहीं रहती है,
जबकि हमारे जो पहले के समय में जो हम लोग वो बल्ब यूज किया करते थे ना, 100 वॉट का 10 वॉट का जो बल्ब यूज करते थे टंगस्टन फिलामेंट वाला लैंप, वो ज्यादा बेटर था। नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन बिहाइंड सेलेक्टिंग मार्बल फॉर मेकिंग फॉर्मर्स ऑफ इंडक्टेंस कॉइल। इंडक्टेंस कॉइल के जो फॉर्मर्स रहते हैं उसके अंदर हम लोग जो मार्बल का यूज करते हैं वो किस वजह से नहीं करते हैं, नॉट द रीजन है, ठीक है। नॉट और क्वेश्चन एग्जाम में नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट क्या पूछ रहे हैं उसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें आती हैं और आप क्या करते हो वो रश में कि अपने बस क्वेश्चन में से एक पॉइंट देखा कि भाई कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है वो नहीं पढ़ा आपने, बस कैपेसिटेंस पढ़ा, नीचे ऑप्शन दिखे, पहले ऑप्शन सही लगा, टिक मार दिया, आगे बढ़ गए। तो जल्दबाजी में ये गलतियां होती है, बट आपको ये चीजें नहीं करनी है, बिकॉज आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि क्वेश्चन में कहीं नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें लिखा है कि फॉर्मर्स बनाने के लिए इसमें से मार्बल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम जानते हैं चीज को, बट इसमें से क्या सा रीजन उसका कारण नहीं है ना। इट इज कंपेरेटिवली चीप, तो चीप तो है, तो ये सही है कि चीप है, इस वजह से हम लोग ये यूज कर रहे हैं इसका। कैन बी इजिली मशीन्ड, ये भी सही बात है, मशीन मतलब हम लोग उसका शेप दे सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ये भी सही है। It has a very small coefficient of thermal expansion and last is it is non-magnetic material, तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है, सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा, that is it has very small coefficient of thermal expansion, ये गलत है, ये क्राइटेरिया नहीं है हमारे लिए, ऑल्दो इसका स्मॉल थर्मल कोफिशिएंट और थर्मल एक्सपांशन होता है, स्मॉल कोफिशिएंट होता है, बट वो उसका क्राइटेरिया नहीं है जिस वजह से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और भी जो क्या क्या क्राइटेरिया है जिसपे हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमको ना क्या क्या प्रोवाइड करता है, हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो भी क्या करेगा, ये उसको मैनेज कर लेता है, ये उतने में बढ़िया काम करता है, ठीक। और इसकी एक और खास बात ये है कि ये आपको बेटर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है ना, बेटर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, इस वजह से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो दो रीजन आपके और हो गए। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, विच इज which of the following is not one of the tips or methods while using washing machine to serve to save energy। ओके, सिंपल क्वेश्चन है भाई कि इनमें से कौन सा टिप्स हमको नॉट है, ठीक है, मतलब कौन सा सही नहीं है, है ना। Is not one of the tips while using washing machine to save energy के लिए। Never wash with full load, use hot water for very dirty clothes, use correct amount of detergent, use optimal quantity of water। तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का ज्यादा ना हो करके मुझे कहना चाहिए कि ये साइंस का ज्यादा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन आया है तो डिस्कस कर ही लेते हैं कि हॉट वाटर इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज आप जान रहे होंगे कि जो सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर होता है, तो नहीं मालूम होगा तो आपने केमिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ी है, ठीक है। एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर मतलब वो वाटर जिसके अंदर जो क्लोरीन है ना, ये सब चीजों का जो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, नहीं अपन पानी गर्म करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, या जिस केटली में गर्म करते हैं उसमें देखोगे आप आसपास कैल्सिनेशन हो जाता है, इवन आपके जो हीटिंग रॉड रहते हैं वो आप जिसमें डुबाते हो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट फॉर्मेशन होता है, वो किस वजह से हो रहा है, बिकॉज वो पानी क्या है, हार्ड वाटर है, ठीक है। और हार्ड वाटर में आप जब भी कपड़े वगैरह यूज करोगे, कपड़े धोगे, डिटर्जेंट का यूज करोगे, तो वो क्या होगा, क्या कहना चाहिए, क्या वो प्रॉपर फोम फॉर्मेशन नहीं हो पाता उसके अंदर, ठीक है। तो सबका कहना रहता है कि भाई सॉफ्ट वाटर आप इस्तेमाल कीजिए, सॉफ्ट वाटर आप यूज करोगे तो क्या होगा कि वो जो सोप है वो बहुत ही इजिली डर्ट को रिमूव कर पाएगा, है ना। तो सॉफ्ट वाटर यूज करने का मतलब, तो हम लोग जब हार्ड वाटर को गर्म कर देते हैं उसके अंदर जो कैल्सिफिकेशन है वो हो जाती है, उसके बाद जो पानी बचता है वो हमारा सॉफ्ट वाटर रहता है, इस वजह से हम लोग जो गर्म पानी है उसमें कपड़े धोना ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एक सही टिप है, हमको ये यूज फॉलो करनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इज करेक्ट अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट, ऐसा नहीं कि हमेशा ज्यादा है तो बेहतर है, ज्यादा आप डिटर्जेंट डाल दोगे तो आपका जो कपड़ों के अंदर जो कहना चाहिए कि
डिटर्जेंट है वो जल्दी धुलेगा नहीं, आपको और ज्यादा उसको घुमाना पड़ेगा, और ज्यादा उसको पानी में धोते रहना पड़ेगा, वाटर भी वेस्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट होगी, एनर्जी भी वेस्ट होगी। और ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब भाई जितना पानी की रिक्वायरमेंट है, ना कम ना उससे बहुत ज्यादा ना बहुत कम, उसका इस्तेमाल आपको करना है। और ऐसा कहीं भी नहीं है कि भाई आपको जो अपने लोड है उसको फुल लोड पे इस्तेमाल नहीं करना है, आप उसको फुल लोड पे यूज करिए, है ना, आप उसको ओवरलोड मत करिए, ठीक है। कोई भी चीज का यूटिलाइजेशन सही है, ओवर यूटिलाइजेशन सही नहीं है। इस वजह से अगर हम लोग बोलेंगे इसमें से कौन सा टिप नहीं है, गलत टिप है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, केमिस्ट्री तक पहुंच गए हम लोग, है ना। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एलिमेंट भी होता है, ठीक है, जो लोग ढंग से केमिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता भी होगा। नेक्स्ट इज how many 6 microfarad 200 volt capacitors are needed to make a capacitor of 18 microfarad 600 volt। तो हमको क्या दे दिया, एक कैपेसिटर दिया हुआ है जो कि है 6 माइक्रोफैराड का, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये हमारी 200, ठीक है। हम्म, ठीक। अब हमको इसको बनाना है 18 माइक्रोफैराड का, तो आपको एक बार तो लगेगा कि नहीं भाई हाउ मेनी, लेकिन ऑप्शन क्यों कूलम में है, ऑप्शंस तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स में होने चाहिए। How many 6 microfarad 200 volt capacitors are needed to make a capacitor of 18 microfarad 600 volt। ठीक है, ऑप्शंस में भी गलत हो सकते हैं, बिकॉज ऑप्शंस क्या है कूलम्ब में है, जबकि ये नंबर्स में होना चाहिए कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं। जो भी क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करते हैं, आंसर क्वेश्चन अच्छा है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक कैपेसिटर दे दिया 6 माइक्रोफैराड का, उसके क्रॉस जो वोल्टेज है 200 वोल्ट है। हमको चाहिए एक कैपेसिटर, एक अरेंजमेंट पूरा जिसके अंदर की टोटल उसका कैपेसिटेंस 18 माइक्रोफैराड आए, ठीक है। तो आपको लगेगा कि भाई 6 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर 3 लगा दिए तो 18 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। 3 आप लगा दोगे तो कैसा होगा देख लो, 3 तभी भी 18 तब होगा जब आप उसको, कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटर को आप पैरेलली कनेक्ट करोगे तब ये वर्क करेगा, तब आपका ये ऐड होगा आपस में, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो कैपेसिटर की वैल्यू जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है वो कम हो जाएगा। अब ये 6 माइक्रोफैराड है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, लेकिन इनके क्रॉस कितना वोल्ट है अभी, 200 ही वोल्ट है। इनके क्रॉस क्या है अभी भी 200 ही वोल्ट है, ठीक है। तो 18 तो हो गया, बट ये क्या है 200 वोल्ट है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं भाई। पहले आपको क्या करना है 600 वोल्ट 600 वोल्ट बनानी पड़ेगी। 600 वोल्ट कैसे बनेगा, तो 600 वोल्ट बनेगा भाई इसको जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे। लेकिन सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा कि आपकी जो कैपेसिटेंस की जो ओवरऑल कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, ठीक है। ये 200 वोल्ट, ये 200 वोल्ट और ये 200 वोल्ट, ठीक। ओवरऑल बन गया हमारा 600 वोल्ट, ये यहाँ तक सही है। लेकिन ये कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन 6 कर लेता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, ये हो जाएगा 3 अपॉन 6, दैट इज 6/3। और ये जो सी इक्विवेलेंट आ रहा है ये क्या आ रहा है, 2 माइक्रोफैराड आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे बनाया, ये जो मैंने पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे बनाया, ये पूरा अरेंजमेंट क्या होगा, ये पूरा अरेंजमेंट कैसा बना, ये इस पूरे अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये बनता है मेरा 2 माइक्रोफैराड का ओवरऑल कैपेसिटेंस दे रहा है, और 600 वोल्ट क्या दे रहा है, वोल्टेज है। हमको 600 वोल्ट वोल्टेज मिल गया, ठीक। अभी हम लोग ने यहाँ पे 3 कैपेसिटर यूज किया और 2 माइक्रोफैराड है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यही ये तीन तीन के सेट कितने यूज करने पड़ेंगे, ये तीन तीन के सेट मुझे कितने, 18 चाहिए तो 9, तो 9 यूज करने पड़ेंगे ऐसे। मतलब ये एक सेट हुआ, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, ठीक है। अब फिर इसके साथ में एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, ये एक सेट, ये दो सेट, ऐसे करके फिर से ये तीन सेट, ऐसे करके जब मैं 9 सेट ऑफ 3 कैपेसिटर्स यूज करूंगा तब मेरा क्या बनेगा, ये आएगा टोटल कितना, ये आएगा मेरा फिर टोटल 18 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज भी उस समय कितनी रहेगी, 600 वोल्ट रहेगी, ठीक है।
तो 9 सेट और हर एक सेट में कितने कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, तो 9 3 जा 27, तो ओवरऑल आपके कितने लगेंगे, 27 कैपेसिटर्स लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, बट आंसर हमारा एकदम सही है, दैट इज 27 कैपेसिटर्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और हर एक सेट में 9 सेट ऑफ कैपेसिटर्स लगेंगे, हर एक सेट में 3 का सीरीज रहेगा। क्लियर है? क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था यार, इसका ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, थोड़ा आपके टाइम लग सकता है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 18। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर एलिमेंट, इज नॉट अ नॉन लीनियर एलिमेंट। देखिए फिर वही नॉट अ नॉन लीनियर, नॉट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है ना। तो इनमें से कौन सा जो वर्ड है जो नॉन लीनियर नहीं है, तो गैस डायोड हो गया हमारा, हीटर कॉइल हो गया, टनल डायोड हो गया, इलेक्ट्रिक आर्क हो गया। तो जो भी डायोड होंगे वो सभी क्या होंगे, नॉन लीनियर होंगे। इलेक्ट्रिक आर्क भी क्या होता है, नॉन लीनियर होता है केवल। और हीटर कॉइल जो है हमारी, जो क्या होती है, हीटर कॉइल मींस टंगस्टन की रहती है ना, वो प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर होती है। ठीक है, तो वो क्या होगी हमारी, लीनियर होगी बेसिकली। ये क्या है, हीटर कॉइल क्या है, इसमें से केवल और केवल यही हमारी लीनियर है, और यही हमारा आंसर है। ओके, के नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, विच व्हेन ऑल ऑफ दीज इक्विवेलेंट पॉइंट ए और बी। सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी के क्रॉस है ना, आपको निकालना है। मैंने आपको कई सारे बता चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, इसको आप करिएगा, होमवर्क है, आप अपना रखिए इससे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन क्या है, a 10 watt bulb is connected in series with a room heater. If now 100 watt bulb is replaced by 40 watt bulb, heater output। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखो, हमको सबसे पहले ना ये जानना है कि भाई हमारे पास पहले 100 वाट का बल्ब लगा हुआ था जहाँ पे, वहां पे हम लोग ने 100 वाट का बल्ब को रिप्लेस करके 40 वाट का बल्ब लगा दिया। तो यहाँ पे ये चीज मालूम चल रही है कि जो वोल्टेज था वो वोल्टेज क्या है, अभी भी जहां सा पहले था वैसे ही अभी भी है, कांस्टेंट। तो हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि हम लोग ने सेम जगह पे लगाया है, घर पे लगाया, कहीं भी लगाया, जो जितना वोल्टेज वो अप्लाई करा होगा, वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो वो कांस्टेंट है। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस, जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट वाला जो बल्ब है वो क्या है, जिसका पावर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ऑफ 40 वाले का, है ना, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा, और जिसका पावर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा। इस वजह से 100 वाट वाली बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, 40 वाट वाली बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक, अब 40 वाट वाली बल्ब का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, कम होगी। देयरफॉर करंट जो फ्लो हो रही है 100 वाट के बल्ब के लिए वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू करंट जो 40 वाट बल्ब में फ्लो हो रही होगी, है कि नहीं? सही है। अब क्योंकि करंट कम फ्लो हो रही है, तो हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी टाइम्स। इसका मतलब है जिसका करंट कम होगा उसके अंदर पावर कम होगी। इफ करंट इज लो, पावर इज लो, क्योंकि भाई पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर। तो हमको यहाँ से मालूम चल रहा है कि किसमें करंट कम है, भाई 40 वाट वाले में करंट कम है, इस वजह से इसकी जो आउटपुट है वो क्या होगी, कम होगी, दैट इज वो डिक्रीज होगी। तो 40 वाट वाला बल्ब जो आउटपुट है वो कम देगा, कम पावर आउटपुट देगा एज कम्पेयर टू हमारा 100 वाट वाला बल्ब। क्लियर हुई बात? आपको फिर से बता दूं कि पावर क्या है हमारा, पावर, एक मिनट यार कलर चेंज कर लिया था। पावर इज वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि हमने क्या किया है, उस 100 वाट वाली बल्ब को जहां से रिमूव किया, है ना, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, 100 watt bulb is connected in series with room heater, ये तो पढ़ा ही नहीं। If now 100 watt bulb is replaced by 40 watt bulb, the heater output will, ओके, ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन ही मैं खुद पूरा नहीं पढ़ा।
वैसे यहाँ तक जितना हम लोग ने किया है वो सही है। अब ये कह रहा है कि एक बल्ब है जो कि एक हीटर के साथ में सीरीज में लगा हुआ है। पहले ये बल्ब 100 वॉट की थी, अब अपन ने इसको रिप्लेस करके क्या कर दिया, 40 वॉट कर दिया। अब इस 40 वॉट करने की वजह से ये हीटर का जो आउटपुट है वो क्या होगा। तो ये हीटर का आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है किस पे, आई स्क्वायर इंटू आर पे। इसका रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ करंट की वैल्यू चेंज होगी। और जब 100 वाट का रेजिस्टेंस बल्ब लगा था तो करंट उस समय क्या हो रही थी, ज्यादा फ्लो हो रही थी। और अगर आप 40 वाट का बल्ब लगाया तो उसकी करंट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो अगर करंट कम हो गई, दिस मीन्स दैट यहाँ से फ्लो होने वाली करंट ही क्या हो गई, रिड्यूस हो गई एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। अब करंट कम हो गई तो हीट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, करंट पे। अगर करंट कम हो गया तो हीट भी क्या हो जाएगा, हीटर का भी आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ठीक है, आंसर अभी भी डिक्रीजेस ही है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिक्रीजेस। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन के सिर्फ एक पार्ट नहीं पढ़ा, पहला वाला कि सीरीज के में कनेक्टेड है रूम हीटर के साथ। फिर कोई नहीं, है ना। तो ये था हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आई थिंक टाइम हो चुका है, हाँ टाइम ऑलरेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक, बट बिफोर कंक्लूडिंग आवर टुडेज लेक्चर, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा वेरियस डिफरेंट कोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन आवर गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म, है ना। आप यहाँ से जा करके अपने यूज के अकॉर्डिंग आपको जो आपको हमारे कोर्स को अवेल करना है, आप उसको एनरोल कर सकते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका ऑल स्टेट AJE एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या किसी भी PSUs के अंदर जो डिप्लोमा ट्रेनिंग वगैरह या AE या JEE एग्जाम की तैयारी, वहाँ पे भी अपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग का भी जो पोस्ट निकलती है इसकी आप तैयारी करना चाहते हो, गेट अकेडमी आपके लिए लाया हुआ है 777 रुपीज के प्राइस में। पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल CBT 1 CBT 2 सभी चीजें आपके यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएंगी। सिमिलरली अगर आप SSC JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो SSC JEE का आपको 777 रुपीज का कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आपका जो CBT 1 है जिसके अंदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, और CBT 2 है जिसके अंदर आपका जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो पूरा, सभी चीजें यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएंगी केवल 777 रुपीज के प्राइस में, विद वैलिडिटी ऑफ 365 डेज। अगर आप RRB JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, और 2025 की जो वैकेंसीज आने वाली है उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो है हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारा कोर्स 777 रुपीज के प्राइस में, जिसके अंदर आपको CBT 1 CBT 2 सभी चीजें यहाँ पे कंप्लीट कराई जा रही हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, each and everything will be covered here. And if you want to prepare only for the non-technical part, you can buy your course at a price of 499 rupees, or you can prepare for, if you want to prepare for only technical part, you can buy your course at a price of 499 rupees also. And the validity for the course is 1 year. तो आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंदर जो हमारी AE और JEE की वैकेंसीज आई हुई हैं, काफी सारी वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको, और इस अपॉर्चुनिटी को आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप एक अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लेकर के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और विद इन टाइम उसको कंक्लूड भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट अकेडमी के साथ में, तो गेट अकेडमी आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स लाया हुआ है 999 रुपीज के नॉमिनल से प्राइस में। हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स का कवरेज, दैट इज टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीजें यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएंगी। 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। बाइलिंगुअल आपका जो एग्जाम का लैंग्वेज रहेगा, सॉरी, जो आपका सिलेबस का जो कोर्स का लैंग्वेज है बाइलिंगुअल रहेगा, और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ हम आपको यहाँ पे चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और आपका जो कोर्स है ये क्या होगा, रिकॉर्डेड लाइव कोर्स होगा। आप हमारा जो डिफरेंट कोर्सेज हम लोग ने आपको प्रोवाइड किए हैं उसको रिकॉर्ड फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और अपनी तैयारी गेट अकेडमी पर स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम से प्राइस में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार कोर्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप SSC JEE इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारे ई बुक्स भी लॉन्च किए हुए हैं, ना केवल इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के अंदर भी हमारे ई बुक्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको यहाँ पे टेक्निकल वाला पार्ट जो है पूरा यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, जितना भी तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, और PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो गेट अकेडमी आपके लिए जो लाया है सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज ई बुक लाया हुआ है ना। तो इसको आप अवे ले सकते हैं, 22 रुपीज प्लस एक नॉमिनल GST आपको पे करनी रहेगी। और इसके अंदर हम आपको यहाँ पे कंप्लीट आपको ई बुक के फॉर्म में जितने हमारे क्वेश्चन हैं ये पूछे हुए सभी यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। सिमिलरली आप अगर SSC JEE का जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले पार्ट की बात करें या जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट की बात करें, उसका भी हम लोग ने यहाँ पे ई बुक प्रोवाइड किया है 2007 से लेकर 2024 और 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वेरियस अदर शिफ्ट्स में, सभी ब्रांचेस के सभी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई है, बहुत ही ज्यादा एरर फ्री और काफी अच्छा हम लोग ने ये ई बुक आपके लिए बनाया है। तो आप इसको जरूर बाय करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। और अगर आप UPPCL JEE 2025 को प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गेट अकेडमी आपके लिए कोर्स लाया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग आपको 99 रुपीज के प्राइस में हम आपको यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये जो रहेगा आपके काफी हेल्पफुल रहेगा आपकी UPPCL JEE एग्जाम की प्रिपरेशन में।
सो आई होप आपको आज का लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ इजी क्वेश्चंस थे, है ना। तो ये सब चीजें जो रहेंगी आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी आपकी, है ना। और ना केवल क्वेश्चंस, हम इसके साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन सी यू, टाटा बाय, टेक केयर।